स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के पेपर के बारे में। हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है उसको हम हल करेंगे यहाँ कि किस प्रकार से आपने वहाँ प्रश्नों के आंसर दिए हैं और जो उत्तर आपने किए क्या वो सही है या नहीं है, या आपने उसमें कोई गलती की है तो वो क्या गलती की है, और आपको इस प्रकार की कोई गलती यदि आपने की है तो वो आपको अगली परीक्षा के अंदर नहीं दोहरानी है। तो आइए आज हम बात करते हैं 2023 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ उस हिंदी अनिवार्य के पेपर के बारे में। तो संपूर्ण पेपर को हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए हुए होते हैं, तो उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको वहाँ खंड ए दिखाई देगा और खंड ए के अंदर यहाँ आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों को आपको हल करने हैं। तो हम बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ आपके पास में 4 विकल्प है, आम, अश्वत्थ, कर्णिकार और अमलतास। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वत्थ। प्रश्न नंबर 2 है, बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो बसंत का अग्रदूत प्यारे विद्यार्थियों आम का बोर को कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है भारतीय संस्कृति को। भारतीय संस्कृति है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 4 है अपने पास में, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची है। तो नदी का पर्यायवाची यहाँ सरिता जो शब्द है वो है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका सही शीर्षक हो जाएगा भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगम शब्द का विपरीतार्थ है। तो जंगम शब्द का विपरीतार्थ हो जाएगा स्थावर। फिर इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दूसरा प्रश्न जो दिखाई देगा, दूसरा प्रश्न भी एक अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश के जो प्रश्न है वो हमें हल करने होंगे। तो यहाँ अपने पास में जो अगला प्रश्न है वो है, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया। तो कवि ने भूलोक का गौरव जो है वो भारतवर्ष को बताया। तो भारतवर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। तो ये विधि ने विस्तार किया है। नूतन शब्द का विलोम शब्द है। तो नूतन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है ऋषि भूमि और बहुभूति भंडार। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा भारत की श्रेष्ठता। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, इस पंक्ति का सही आशय बताइए। तो इसका सही आशय हो जाएगा, भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। कि भारत भूमि संपूर्ण संसार के संपूर्ण देशों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और फिर जैसे ही हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर, तो अगले जो प्रश्न है वो आएंगे, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें यहाँ करनी है। पहला जो प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं। तो इसको व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण कहते हैं जिससे हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाती है। लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी तीसरे में क्या आ जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति। चौथा प्रश्न है, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो वहाँ खालिस्तान कौन सी शब्द शक्ति आएगी। तो यहाँ आ जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। फिर अगला प्रश्न नंबर 5 है, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो जिन्होंने यहाँ श्लेष अलंकार किया है उनका ये जो प्रश्न है वो सही होगा। फिर अगला जो प्रश्न है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ यमक अलंकार है। और जिन्होंने यमक अलंकार इस खालिस्तान में किया उसका 1 नंबर पक्का है। प्रश्न नंबर तीसरा है, यहाँ निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो यहाँ कुछ जो शब्द है वो अंग्रेजी के दिए गए हैं। परमिशेस पहला जो शब्द है वो परमिशेस है। तो परमिशेस का अर्थ होता है घर या परिसर। परमिशेस का अर्थ होता है घर या फिर परिसर भी आप इसे कह सकते हो। अब बहुत से विद्यार्थियों ने परमिशेस को परमिशन पढ़ लिया होगा और उन्होंने इसको गलत कर दिया होगा। तो परमिशेस का जिन्होंने घर या परिसर किया उनका उत्तर सही है। फिर अगला है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब जैसे कि आपको ये बहुत ही ईजी
मीनिंग्स जो दी गई है, जिसका अर्थ होता है त्रैमासिक, यानी कि 1/3 हिस्सा त्रैमासिक इसका उत्तर हो जाएगा। अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द बताइए। तो अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। अनुभाग को दूसरे शब्दों में आप खंड भी कह सकते हो, और इसका जो सही उत्तर है वो सेक्शन आपको यहाँ लिखना था। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखो। तो प्रमुख जो जनसंचार माध्यम है वो है रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, यह शब्द किसने कहे। तो यह जो शब्द है वो यशोधर बाबू के द्वारा कहे गए हैं। तो जिन्होंने यशोधर बाबू इसका उत्तर किया वो सही है। अगला प्रश्न है, लेखक सोंदलेगर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया। तो वह अपनी माँ के कारण, यानी अपनी माँ के कारण उनके नज़दीक पहुंच गया। फिर अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो यहाँ दुनिया के 2 जो पुराने शहर है वो पहला हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदड़ो है, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 पुराने नियोजित शहर माने गए हैं। फिर 7वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई। तो इसका कारण आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद क्यों कर दी गई, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि सिंधु जो नदी है के पानी के रिसाव में क्षार व दलदल की समस्या पैदा हो गई, इसलिए मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद कर दी गई है। अगले जो प्रश्न है, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था। इसका उत्तर आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओगे। औरतों की आंखें किन किन ताकतों ने खोली, इसका भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर हल करके बताओगे। फिर जैसे ही हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर, तो अगले जो प्रश्न है हम सीधे आते हैं खंड ब की ओर। तो खंड ब के अंदर हमारे पास में यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनको अब हम हल करते हैं, और इनकी जो शब्द सीमा है वो अधिकतम आपको 40 शब्दों के अंदर इसका उत्तर देना था। तो यहाँ चौथा प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये 2 नंबर का आपका प्रश्न था। तो यहाँ आपको बताना है कि मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से देना था कि मुद्रित माध्यमों में लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं, कि ये एक तो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है इसमें, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह स्थायित्व होना चाहिए, इसकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। यानी मुद्रित माध्यमों की जो भाषा होती है वो कैसी, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। विचार व विश्लेषण का माध्यम होना व संग्रह करने की सुविधा का भी होना चाहिए, जिसे अपनी सुविधा अनुसार जो पाठक है वो पढ़ सके। फिर इसके बाद में हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में बताइए, कि जो इंटरनेट है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबर का आदान प्रदान हो सकता है। इसके माध्यम से चर्चा, परिचर्चा, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय के अनुसार आप उन धड़कनों को अनुभव कर सकते हो और दर्ज भी कर सकते हो। यानी कोई भी आप अपनी सूचनाएं वो भी दूसरे को प्रेषित कर सकते हो, और वो भी कैसे, इंटरनेट के माध्यम से। फिर अगला प्रश्न है, फीचर लेखन के बारे में बताइए। तो फीचर जो लेखन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको फीचर शब्द के बारे में बताना है कि फीचर जो शब्द है वो लैटिन के फ्यूक्ट्रा, FUCTURA से बना है, जिसका अर्थ होता है आकृति, विशेषता, लक्षण, व्यक्तित्व, चेहरा, मुखौटा आदि इसके अर्थ होते हैं। और फीचर के जो प्रकार होते हैं वो होता है व्यक्तिगत फीचर, समाचार परक फीचर, और इसके बाद में चित्र परक फीचर होता है, साक्षात्कार फीचर होता है, यात्रा परक फीचर होता है, खोज विश्लेषण फीचर होता है, और सांस्कृतिक फीचर भी होता है। तो इस प्रकार से आप इनका जो डिस्क्रिप्टिव वर्णन है वो भी करोगे। फिर अगला जो प्रश्न था, पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया है। तो अब हम इन प्रश्नों से पहले एक बार हम सीधे आगे बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है खंड द की ओर, कि खंड द के अंदर जो व्याख्या दी गई है वो आपने किस प्रकार से की है, कैसे आपने हल किए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 15 के अंदर जो व्याख्या है उसके अंदर पहला जो है, नौरस गुचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरे हैं खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर खोले हैं, तारे आंखें झपकाए हैं जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला है,
किस्मत हमको रो लेवे हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे खास वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह जो पाठ है वो गज़ल पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि है वो फिराक गोरखपुरी इसके कवि है। तो आपको यहाँ कवि और कविता का जो पाठ का नाम है वो सही लिखना था, यानी ये गज़ल जो पाठ है उससे है और इसके जो कवि है वो फिराक गोरखपुरी इसके कवि हैं। फिर इसका जो अथवा में दिया गया है, इसके अथवा में जो दिया गया है वो जो प्रश्न है वो ये इस प्रकार से होगा कि यहाँ हमें इसका प्रश्न को पहले पढ़ना होगा। नभ में पाती बंधे बुगलों के पंख। ये देखो, बुगलों के पंख से आप इसको पहचान जाओगे कि ये बुगलों के पंख से लिया गया है और इसके जो कवि है वो उमा शंकर जोशी इसके कवि हैं। तो यहाँ आपको उमा शंकर जोशी के बारे में और बुगलों के पंख वाले पाठ के बारे में यहाँ आपको वर्णन करना था। फिर हम जैसे ही प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 16 जो है इसके अंदर भी आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। जेठ की जलती धूप में, तो जेठ की जलती जो धूप है वो शिरीष के फूल पाठ से लिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके कवि हैं। तो जिन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि का नाम लिखा है, शिरीष के फूल पाठ का नाम लिखा है, उनका ये प्रश्न सही होगा। या फिर अथवा वाला यदि किसी ने किया है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, तो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है और इसके कवि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसके कवि हैं। तो जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में वर्णन किया है तो उनका ये जो प्रश्न है उसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। और आशा करता हूँ कि आपका ये जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और आपको अपनी उम्मीद के अनुसार इसमें अच्छे अंक मिलेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर से मैं विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। धन्यवाद।